आवाज आ रही है? जी आ रही है। आज हमारी आदरणीय बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया और हम सबने आज योग किया। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारे जो ज्योति बहन जी ने विभिन्न आसन बड़े पूरे तरीके से कराए, उसके लाभ बताए। अब हम दूसरे सत्र में आदरणीय श्री हिमांशु गंगवार, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा रंजना जी से कि आदरणीय हमारे आज के मुख्य वक्ता जी का परिचय कराने का कष्ट करें। जी, आदरणीय सदन को प्रणाम। और मैं जी आदरणीय भैया जी, आपको मैं निवेदन करती हूँ थोड़ा सा योगा कार्यक्रम का संचालन करें, आगे कार्यवाही करें। तब तक मैं हमारे योगा मुख्य वक्ता जुड़े नहीं है, उनसे कॉल करती हूँ। तब तक आप कार्यक्रम को आगे निरंतर करिए। जी चलिए, जब जब तक हमारे मुख्य वक्ता जुड़ जाते हैं तो हम अभी जो प्राणायाम कर रहे थे उसमें हमने अभी अनुलोम विलोम हुआ रह गया है, तो हम सबको अनुलोम विलोम करना है। और हमारे मुख्य वक्ता जो चीफ गेस्ट और जो हम संवाद करते हैं वो हम सुनते रहें और हम अनुलोम विलोम करें। हम सबको प्रतिदिन आधा घंटा कपालभाति, ये कपालभाति आधा घंटा, अभी हम 5 मिनट करते हैं और फिर दूसरे सत्र में हमें आधा घंटा करना है और आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है। डॉक्टर साहब सही बात है, दोनों अगर हमने आधा घंटा अनुलोम विलोम और आधा घंटा कपालभाति की तो ये देश की एक बीमारियां हैं, इस समाज की ये बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम योगाहार परिवार के हर सदस्य स्वस्थ रहेंगे। इस उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ अपने आप को मजबूत रहें। विचार, वाणी और व्यवहार में हमें शुद्धिकरण रखना है। और इस देश के लिए जो योगाहार कार्यक्रम लगातार चौथी वर्ष में चल रहा है, स्वैच्छिक रूप से चल रहा है, इस योगाहार कार्यक्रम में समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, किसानों में परिवर्तन आ रहा है, धरती माता की शुद्धिकरण के लिए, पोषक बनाने के लिए विभिन्न कार्य जो पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो निश्चित हमारे समाज के हित के लिए है। और यह योगाहार कार्यक्रम निरंतरता आगे बढ़ रहा है। जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो इसमें सहभागी बन रहे हैं, उन सभी सब भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और वंदन करता हूं कि इसी प्रकार से अपने और साथियों को इस कार्यक्रम में जोड़ते रहें। और हम योग और आहार, आज बड़े गर्व की बात है कि जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, उस पर आहार की चर्चा की गई। साथियों, यह आहार की चर्चा आपके योगाहार की वजह से आज सरकार, प्रशासन और हर व्यक्ति आहार की चर्चा करने लगा है। यहाँ तक कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान परम सिद्ध आचार्य जी लगातार आहार पर ध्यान दे रहे हैं कि योग के साथ हमें आहार की चर्चा करना है। तो यह योगाहार कार्यक्रम आपका बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और बहुत ही समाजित में है, इसलिए इस कार्यक्रम में लगे रहना है और हमें अन्य साथियों को भी जोड़ना है ताकि हम जो है लगातार इस समाज का हित कर सकें। और जब योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हमने सुना, मिनट्स के ऊपर शासन की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से आहार के ऊपर चर्चा की गई, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बस इतनी बात मुझे करना थी। शायद हमारे मुख्य वक्ता महोदय अगर उपस्थित हो गए हों तो मैं आदरणीय दिनेश जी सेहवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो बताएं। जी दिनेश जी। जी आदरणीय धन्यवाद सर। और आदरणीय दीदी जी, रंजना दीदी जी उपस्थित हो चुकी हैं, संभवतः उनकी वार्ता। जी दिनेश भैया, और बस थोड़ा सा 5 मिनट का समय है, वो खेत में जा रहे हैं और वो हमें खेत से पूरा लाइव दिखाने वाले हैं आज हमारे मुख्य वक्ता जी। तो उन्होंने कहा मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तब तक थोड़ी सी वार्ता जारी रखिए। जी और मैं अभी आज देर से जुड़ा,
उसमें पहले सुबह कुछ फ़ोन पे वार्तालाप शुरू हो गई थी और शायद आदरणीय मुकेश भाई साहब ने आवाज़ दी, तो मैं तब तक दूसरे फ़ोन पे था। और हाँ, आदरणीय आपने आहार जी पर चर्चा की। जी, रमेश जी। चंद्र मेहरा जी भाई साहब का हैंड राइज है, कुछ कहना जी, चाहते हैं। स्वागत, स्वागत, स्वागत। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और मैं ये थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों की जो पहले चर्चा होती थी कि हम किस तरह से जो जैविक किसान हैं उनके और उपभोक्ता जो है, तो हम उपभोक्ता से क्या अपेक्षा करें। कल लगभग आदरणीय अजय सिंह राजपूत जी जो हमें एक कार्यक्रम में मिले थे, उनसे मेरी लगभग 20-25 मिनट चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है कि आप लोग किस तरह से जो है जो हमारे उपभोक्ता है उनसे अपेक्षा करते हैं या उनका हम किस तरह से उन्हें किसानों से जोड़ें। तो मैंने उनसे ये कहा है कि एक कोई सर्वे ऐसा बन जाए, सर्वे फार्म के उनका नंबर मिल जाए, उनका नाम मिल जाए और वो कौन कौन सी चीज़ें लेना पसंद करेंगे और कितनी पसंद करेंगे। तो इस पर यदि हमारे योगाहार में से एक सर्वे फार्म जैसा यदि डेवलप हो जाए और वो उपभोक्ताओं के पास पहुंच जाए और उपभोक्ता और किसानों का आपस में संबंध बन जाए, तो निश्चित रूप से जो है फिर एक सुरक्षा हो जाएगी किसानों के लिए कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं वो उनके पास पहुंच जाएगा और वो इस बात के लिए तैयार हुए हैं और इटारसी में वो ये काम करना चाहते हैं। तो मैं सदन से निवेदन करता हूं कि ऐसा कोई एक डेवलप कर दें तो जिससे हम उन्हें पहुंचा दें और वो फिर इसका वो सर्वे फार्म बन जाए। जी हो। जी जी, कौन कौन राजपूत जी? वो अजय सिंह जी जो है ना, जिनने पूरा होस्ट किया था जो अपने इटारसी में। योगाहार कार्यक्रम में अभी योगाहार कार्यक्रम में नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना? पवन कौन? सर, पवन सर का हैंड राइज है। जी जी, मैं सुप्रभात सभी को। बहुत सुंदर वार्ता। और अभी जो रमेश चंद्र मेहरा जी ने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें मैंने कल भी चर्चा की थी और मुझे लगता है कि जो संवाद है उपभोक्ता और किसान के बीच में, एक तो संवाद की आवश्यकता है, दूसरा एक दूसरे को जानने की आवश्यकता है और इस जानने के साथ ही एक डेटा लेने के साथ विश्वास की बात भी कि मैं उपभोक्ता होने के नाते मैं फलाना किसान के साथ मुझे विश्वास है कि ये काम अपना ईमानदारी से कर रहे हैं। ये काम अपना ईमानदारी से इस प्रकार से कर रहे हैं कि ये केमिकल का और ऐसी कोई भी गतिविधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं जिससे कि मुझे एज उपभोक्ता मुझे जो भोजन मिलेगा उसकी प्रामाणिकता, उसकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का अ, गतिरोध नहीं है, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्थाएं बना करके हम शायद अपने काम को और अच्छा कर सकते हैं और विश्वास आधारित अगर हमारी गतिविधियां होती हैं, हमारे कार्य होते हैं, तो इन विश्वास आधारित कार्यों को अ, लंबे समय तक जारी किया रखा जा सकता है। नहीं तो कि फॉर्म केवल एक माध्यम है। फॉर्म माध्यम के साथ ही हम हमें विश्वास दिला सकता है, हमें कुछ आंकड़े दिला सकता है कि हमारे पास क्या उपलब्ध है, हमें क्या आवश्यकताएं हैं, हमारी अपेक्षाएं क्या हैं। लेकिन उसका अगला जो चरण है, जो अंतिम चरण है, वो विश्वास के ऊपर है। तो मैंने जैसा कल भी बताया था कि मैं अगले सप्ताह, क्योंकि अभी मैं प्रवास पर भी हूँ और अभी मध्य प्रदेश में ही हूँ, तो मैं अगले हफ्ते वापस जाकर के मेरे पास कुछ एक इस तरह की व्यवस्थाओं के ऊपर मेरा जो चिंतन है, कुछ विचार है, अभी पूर्ण रूप नहीं किए हैं। मैं सबके साथ उनको साझा करूँगा और उसके आधार पर ये विश्वास आधारित व्यवस्थाएँ कैसे बन सकती हैं, इस पर भी हम वार्तालाप करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने ट्रायल के रूप में जो हमारे किसान हैं और हमारे जो एफपीओ हैं, उनके लिए भी एक फॉर्म विकसित किया था, उसको शेयर भी किया था। उसका मेरे पास
कुछ जगह से रिस्पॉन्स भी आया था। उसको सबको मैंने जब अध्ययन किया तो फिर मैंने पाया कि अभी कुछ और चीज भी हमें करने की आवश्यकता है। और ये सब चीजें बहुत सरल होनी चाहिए, ये ज्यादा जटिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे किसान की जो सूचना है, जानकारी है, और उसके द्वारा जो की जा सकती वाली क्रियाएं हैं जिसमें वो अपने बारे में बताता है, और साथ ही जो हमारा किसान का जो उपभोक्ता है उसके बारे में भी कुछ जानकारी साझा हमारी होनी चाहिए, और उसको हमें करना चाहिए। तो इस विषय पर मैं अगले सप्ताह में बात करूंगा, तो मुझे आशा है कि बहुत सारे जो मुझे फीडबैक मिलेगा उसका मुझे समाधान मिल पाएगा। और अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में हमारे हिमांशु जी जी आ गए नमस्कार हैं। सर। आपने जी 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 नमस्कार। जी और सर। मैं अब उनका परिचय मैं ही देता हूँ, क्योंकि अभी पिछले माह हिमांशु जी से मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। इनकी मुलाकात मेरी पदार्था के जो प्रशिक्षण केंद्र में है उसमें ही हुई थी, और इनके साथ मैंने बड़ी तल्लीनता के साथ बातचीत की। भोजन करते हुए हमने थोड़ी सी चर्चा की, थोड़ा सा इनकी बात मैंने सुनी, और इनसे समझने का प्रयास किया कि वो क्या कर रहे हैं, उनका चिंतन क्या है, उनकी किसान के रूप में यात्रा क्या रही है, उसमें क्या परेशानी रही है। और आज देखिए कितनी खुशी की बात है कि आज वो हमारे बीच में आ गए हैं, और आज वार्तालाप करेंगे। तो मैं हिमांशु जी का से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना परिचय दें, अपनी संगठन के बारे में भी बताएं, अपने खेत के बारे में बताएं। ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिससे कि वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ परिवर्तित हुए, और उसके फिर उनके पास अनुभव क्या है। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हिमांशु जी आपका स्वागत है इस योगहार परिवार में। उस दिन जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी मैंने बहुत संक्षेप में जी बताया था, लेकिन आज आप जी सबके साथ मिलेंगे तो हम अच्छी तरह से वार्तालाप भी करेंगे, और हमारे साथ ही सत्र का संचालन भी करेंगे। तो हिमांशु जी आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जी धन्यवाद सर। सभी और साथ जी जी बोलिए धन्यवाद। बोलिए आप। और हिमांशु भैया जी को आप आइए, आपका स्वागत है। और मैं हिमांशु भैया ने हमारे महाराष्ट्र के पूसद शहर में भी उन्होंने एजुकेशन किया है, वहाँ ये आ चुके थे। ये कल मैंने वार्ता की तब उन्होंने बताया। तो मैं महाराष्ट्र की धरती से आपका सादर प्रणाम करती हूँ और आपका स्वागत है जी। नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। मैं खेत से ही लाइव हूँ। मैं परिचय दे दूं अपना। पहले तो मैं जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। वैसे हमारे पुर के महाराष्ट्र सतारा से ही यहाँ बरेली, फर्रुखाबाद और कानपुर में आए हैं मराठों की फौजों के साथ। तो ये भी हमारे लिए गर्व का विषय है। चलिए अब मैं बात करूँगा खेती की। पैसे तो मैंने इंजीनियरिंग की, जैसा अभी बहन जी ने बताया, एवतमाल विश्वविद्यालय से ही, पुसद से। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 4 साल नौकरी भी की, 94 से लेके 98 तक, लेकिन मन नहीं लगा। उसके बाद हमारे पास खेत थे, करीब 20 एकड़ खेत है हमारे पास पैतृक। पिताजी चीफ इंजीनियर हैं, रिटायर्ड बिजली विभाग से, और खेत खाली पड़े रहते थे। तो हम जुड़वा भाई हैं दो, सुधांशु और हिमांशु। तो सुधांशु पीसीएस की तैयारी कर रहे थे और मैं नौकरी कर रहा था। तो एक दिन मन करा, मैं छुट्टी पे आया हुआ था, तो हमने कहा ये शहर का जीवन कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बचपन हमारा 11 साल ताई जी के साथ बीता। हम जुड़वा भाई थे, तो बाबा एक हमें ले आए थे कि एक ताई जी के पास रहेगा। हमारे ताई जी के पास कोई बच्चे नहीं थे, तो पूरा बचपन हमारा गांव में बीता। तो गांव से लगाव हमेशा से रहा। तो और पुसद जो कि हमारा पहाड़ियों पर सब जगह है, झरने हैं, तो वहाँ भी बड़ा आनंद आता था। तो वो एक वातावरण पहले से तैयार था हमारे लिए कि हमें खेती कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। लेकिन जब हम गांव आए तो यूपी डास का कार्यक्रम चलता था, जो कि रासायनिक खेती पर ही आधारित था। उसी पे शुरुआत की और मन नहीं लगा। 2002 में ईएम टेक्नोलॉजी मिली हमें, डॉक्टर अफजाल अहमद लखनऊ से। लखनऊ घर है, पिताजी रहते हैं, तो वहाँ सुविधाएं रहती थी। तो ईएम टेक्नोलॉजी का हमने प्रयोग किया, गेहूं में किया, सर्दियों में किया। नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। जो 4 कुंटल बीघा हमारे यहाँ होता था, वो आधा कुंटल, 1 कुंटल बीघा पे रह गया, छोड़ दिया। केले की खेती शुरू की। लगभग 2009 तक हम लोगों ने केले की खेती की, 9 साल। कभी घाटा होता था, कभी मुनाफा होता था। एक घटना आपको मैं बताऊं, सुधांशु भैया जो, उन्होंने कहा ये जो हमारे यहाँ काम करने वाले लड़के हैं, इससे केला पे कीड़ा बहुत लगता है।
तो उन्होंने कहा ये कीड़ा रुक नहीं रहा, इसका मतलब है ये छिड़काव अच्छा कर नहीं रहे। तो हम लोगों ने कहा, तय किया कि चलो हम लोग करते हैं। तो सुधांशु ने कहा कि भैया मैं करता हूँ। तो उन्होंने करीब 7 बजे से लेके 11 बजे तक उसका छिड़काव किया पीठ वाली मशीन से, और नहा धो के सो गए। सोने के बाद अगले दिन 1 बजे उठे, और उस दिन से हम लोगों ने तय किया कि अब कीटनाशक हमारे खेतों में नहीं पड़ेगा। ये 2009 की घटना है। उसी समय ऑर्गेनिक मेला लगा था यहाँ अपने दिल्ली में, तो वहाँ सुभाष पालेकर जी और सुभाष शर्मा जी की 2 किताबें हमें मिली। खैर वो लेके आ गए, पड़ी रही। एक दिन मम्मी पापा आए हुए थे, तो दिवाली पे घर की गाँव के घर की सफाई हो रही थी, तो वो बैग मिल गया। उसमें पिताजी ने कहा ये किताबें देखो। पढ़ा हमने, फिर कुछ आंखें खुली और उस पर हमने शुरुआत की। उसके बाद मानव मंदिर है कानपुर में, वहाँ पालेकर जी का शिविर हुआ 2010 में। वहाँ पिताजी और सुधांशु भैया ने अटेंड किया। फिर वहाँ से ये हम लोगों ने काम तो शुरू ही कर दिया था। पालेकर जी हम लोगों को एकलव्य कहते हैं, तो हमने इनकी किताबें पढ़ के शुरू करने वाले हम लोग पहले व्यक्ति थे। फिर पालेकर जी की खेती में भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि बड़ी खेती थी एकदम। गलती जो हमने की थी कि 20 एकड़ के 20 एकड़ को हम लोगों ने ऑर्गेनिक में परिवर्तित कर दिया, तो कुछ नुकसान हुआ, 2-3 साल नुकसान भी रहा। धीरे धीरे समझ में आया कि जब तक हम पालेकर जी का पूरा सिस्टम अडॉप्ट नहीं करेंगे, मल्चिंग, बेड विधि, दलहनी फसलों का कॉम्बिनेशन। ये आप हम खेत में खड़े हैं, शायद देख रहे होंगे आप, मूंग के साथ हमारा गन्ना खड़ा है, दिख रहा है सभी को? भाई जब कुछ जवाब मिलते रहने चाहिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जी जी जी, दिख रहा दिख रहा। है? तो ये दलहनी एक दलीय और द्विदलीय का कॉम्बिनेशन है, और मूंग बहुत शानदार, वो मूंगफली बहुत शानदार है, गन्ना भी अच्छा चल रहा है। तो जब तक एक दलीय 2 दलीय का कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, हम बेड विधि पे नहीं काम करेंगे, सिर्फ जीवामृत छिड़कने से काम नहीं होगा। बहुत से किसानों ने हमारे खेती पालेकर जी की विधि से छोड़ दी, इसीलिए कि उन्होंने पूरा अडॉप्ट नहीं किया। और पेड़ बहुत जरूरी है, प्राकृतिक खेती कहिए, जैविक खेती कहिए, इसमें प्राकृतिक विधि में पेड़ बहुत जरूरी है। हमने अपने खेतों पे बांस लगा रखा है, पीपल लगा रखा है, नीम लगा रखा है, जामुन लगा रखा है, आम के कई पेड़ हैं। अभी देखिए ये कॉम्बिनेशन गन्ने का है, 7 फुट पे गन्ना है, बीच में हमने आगे मक्का बो रखी है। अभी दिखाते हैं आपको। तो गन्ना मक्का का कॉम्बिनेशन ये है। मक्का क्या करती है, आपको माइकोराइजा देती है। और माइकोराइजा का काम है कि मुख्य फसल को खनिज तत्व को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना। तो माइकोराइजा के लिए आपको मक्का लगानी है। उन सभी जड़ों में मक्का माइकोराइजा होता है, जिनमें महीन महीन पतली जड़ें होती हैं, और ये बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए, ये दिख रहा होगा गन्ने के साथ मक्का। अभी ये खेत में हमने मक्का काट भी ली है, और वो बहुत अच्छा गन्ना चल रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे पालेकर जी की विधि। उसके बाद हमने थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हमें गोबर गैस प्लांट 2-4 हमारे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि भैया देख के आओ, हरियाणा में, कुछ महाराष्ट्र में। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि ये जीवामृत बनाने के लिए हमें ज़्यादा झंझटें जो करनी पड़ रही हैं, वो हमारे गोबर गैस प्लांट से सॉल्व हो जाएंगी। उस पर हम लोगों ने नया काम किया। अभी तक तो गोबर गैस प्लांट में लोग 1:1 का पानी डालते हैं। 1 किलो गोबर तो 1 किलो पानी डाल के घोल के उसको डालते हैं। हमने एक प्रयोग किया, ये मेरा विषय भी था, इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई नहीं लेता था, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो हमने 2 काम किए, एक सोलर ड्रायर बनाया है और ये एक बायोगैस। बायोगैस में हम लोग 1:10 का रेशियो रखते हैं, 1 किलो गोबर और 10 किलो पानी। तो हमें सैलरी बहुत बढ़िया मिलती है, सीधे हम टैंकर में भरते हैं उसको और खेतों में छिड़क देते हैं। ये देखिए, ये गन्ना देखिए हमारा, इसमें मक्का की थी और मक्का काट लिए, और बहुत शानदार गन्ना चल रहा है। ऐसा गन्ना आसपास भी नहीं है अभी। और ये जो हमारे ठूट दिख रहे हैं, ये सब गल जाएंगे बरसात में, और ये हमें खाद का काम करेंगे। और ये जो घासें उग रही हैं, वो भी खाद का काम करेंगे। तो बहुत शानदार गन्ना चल रहा है ये। और इसी में मूंगफली थी, पिछली साल मूंगफली की थी इसमें। आपका कैमरा बंद हो गया है आदरणीय। कैमरा बंद हो गया? जी अभी। मैं अभी अभी देखता हूँ।
वीडियो वाले को क्लिक करना है आपको, जहां से साउंड चालू होता है उसी के बाजू में। बादल बादल बहुत हो गए हैं, कर रहा हूँ सर। हाँ सर, शुरू हुआ? नहीं नहीं, अभी नहीं शुरू हुआ सर। अच्छा, अभी नहीं शुरू हुआ है। नहीं, वीडियो नहीं दिख रहा है, सिर्फ सर ये नीचे जो चलिए चार कोई नहीं, आइकॉन, चर्चा करिए जी, बताइए आप। जी सर ये नीचे 4 आइकॉन है, इसमें लेफ्ट साइड से जो बीच वाला आइकॉन है जिसमें कैमरा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। सर 4 आइकॉन आ रहा है आपके उसमें, हिमांशु सर? फिर से मैं ऑन करता हूँ सर। हम्म। आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को आ रही है क्या सदन को आवाज? जी नहीं नहीं आ रही है, नहीं आवाज नहीं आ रही है। जी हिमांशु जी, फिर से लेफ्ट होके आप जुड़ जाइए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी लगता है। आदरणीय गंगवार साहब, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जब तक आदरणीय दिनेश जी चर्चा जारी रखें, जैसे उनकी आवाज आ जाती है। जी आदरणीय, जब तक आदरणीय हिमांशु जी जुड़ते हैं, वो मेरे ख्याल से जुड़ रहे हैं, कैमरा ऑन नहीं है और आवाज नहीं आ रही है, उनका माइक तो ऑन है। तब तक अभी सुबह हमारे योगाहार के सदस्य आदरणीय ठाकुर दास जी से बात हो रही थी और वो भी अपने खेती किसानी का के बारे में बता रहे थे कि क्या क्या चल रहा है। तो यही हुआ कि आप जुड़िए, वो शायद संभवतः जुड़ रहे होंगे, या तो वो भी अपने खेतों की समस्याओं के बारे में बता रहे थे। और आदरणीय आप अब दिख रहे हैं जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। और वीडियो? हाँ वीडियो भी आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है। चलिए, मैं ये अपने इस खेत में खड़ा हूँ जिसमें गन्ना और फूट ककड़ी है। फूट ककड़ी है और गन्ना भी है। तो देखिए, आपको पकी हुई फूट ककड़ी भी हमारे रमेश भैया दिखा रहे हैं। ये देखिए आगे दिख रही है हमारी फूट ककड़ी, दिखी है हम लोगों को? रंजना जी? जी दिख रहे, जी दिख रही। हाँ, ये फूट ककड़ी है हमारी। और फूट ककड़ी ये कई काम करती है। एक तो ये सजीव मल्चिंग का काम करती है। इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, घास खेतों में घास नहीं होने देती है, और बाद में ये पत्तियां गल के इसके खाद का काम करती हैं। तो हमारे ये हाँ आजकल इसका प्रचलन बहुत है। लोग धान बोने से पहले इसको बो देते हैं और जोत के इस पे धान की फसल लगाते हैं, तो लगभग 25% पैदावार ज़्यादा होती है। और यही गन्ने में हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग खूब फूट ककड़ी खाते हैं, बेच भी लेते हैं, और हमारे खेत को ये ताकत भी देती है। तो ये पालेकर जी की विधि में जो सह फसली का कॉन्सेप्ट है, और ये सब बेड पे ही लगा है।
ये इस गन्ने की खासियत ये है कि हमने 50 दिन बाद इसमें पानी लगाया। इसको हम लोगों ने 3 मई को इसमें फूट ककड़ी बोई थी और लगभग अभी 21-22 तारीख को इसमें हमने पानी लगाया और बहुत शानदार गन्ना चल रहा है। तो थोड़ा बहुत हमें अपनी जो भी प्राकृतिक खेती है, कुदरती खेती है, उसको प्रकृति पे भी छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी पानी लगा देना। पालेकर जी कहते ही हैं सबसे ज़्यादा अगर नुकसानदायक है हमारी खेती के लिए वो है पानी। जब हम 1-1 फुट गन्ना में भर देते हैं तो उसकी जड़ें खराब होती हैं। पानी कम लगना चाहिए और तब लगना चाहिए जब इसको आवश्यकता हो। हम ज़बरदस्ती डाल देते हैं पानी खेतों में तो वो नुकसान करता है। तो ये कई छोटी छोटी बातें हैं जो हमें धीरे धीरे संज्ञान में आई और जब हमने इस पर काम किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और जब से हमने गोबर इस खेत में जीवामृत नहीं डाला है, हमने इस खेत में सिर्फ गोबर गैस की स्लरी का 3 बार छिड़काव किया है। ना इसमें जीवामृत है, ना इसमें घन जीवामृत है, बस इसमें सह फसली और मल्चिंग है। और ये उसी का कमाल है कि गन्ना बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो छोटी छोटी जो हम करते हैं, हमने सहजन लगा रखे हैं, इसमें सूख गया है उसकी फलियां। इस सहजन की जड़ों में भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो इसकी जड़ों को भी अगर हम निकाल के इसकी मिट्टी निकाल के जड़ों की हमने खेतों में डालते हैं, खासतौर से बरसात के सीजन में। वैसे प्राकृतिक खेती के लिए सबसे अच्छा सीजन, सबसे अच्छा सुनहरा दौर बरसात का ही होता है, जिसमें नमी होती है और नमी में बैक्टीरिया बहुत पनपते हैं। अगर आपके 1 एकड़ में 1 पीपल का पेड़ है तो ये आप मानिए कि आपकी ये ऐसी धरोहर है जो आपको कई सालों तक प्राकृतिक खेती करने के लिए आपको प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि इसकी जड़ों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी लाभदायक होते हैं। अभी हमारे एक मित्र बता रहे थे जो वैद्य भी हैं कि इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ई कोलाई जो आपके पेट के रोगों को करता है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो पीपल के पेड़ की जो पालेकर जी कहते हैं मिट्टी, 1 मुट्ठी मिट्टी जीवामृत बनाते समय डालें, वो इसीलिए डाली जाती है कि इसमें जो बैक्टीरिया हैं, जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं, जो अभी वैज्ञानिक भी नहीं बहुत ज़्यादा खोज पाए हैं, वो सब इसमें विद्यमान है। इसलिए जब भी आप प्राकृतिक खेती शुरू करें 1 पीपल का पौधा जरूर लगाएं। एक और खासियत है पीपल की, जब आप पीपल लगाते हैं और जब वो 25-30 साल पुराना हो जाता है तो वो उत्तर पूर्व दिशा में जल का भंडार आपके लिए निर्माण कर देता है, जो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए जल पर्याप्त मात्रा में रखेगा। तो आने वाले भविष्य के लिए भी, बच्चों के लिए भी हमें पीपल लगाना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक खेती के लिए तो जरूरी है ही। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें संज्ञान में आती रहती हैं वो हम लोग करते रहते हैं। अभी हमने बांस का वृक्षारोपण किया है, करीब 80 पेड़ हमने 9 एकड़ के अपने टुकड़े में लगाए हैं 2 साल पहले, और ये ठीक चल रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं, ये सब बांस के पौधे हैं। बांस भी हमारे यहाँ ऑक्सीजन 22 घंटे देता है। बांस के अंदर भी जो बैक्टीरिया जड़ों के किनारे पर बनते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं और बरसात में ये चारों तरफ बिखर जाते हैं अपने आप। तो आपके खेतों में जो नुकसानदायक कीड़े होते हैं उनको ये खत्म करते रहते हैं। इसमें 15 साल हो गए कोई कीटनाशक नहीं पड़ा। अभी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो हमारे खरीदार है वो कहते हैं कि कीड़े तो बचाने के लिए कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर आप पालेकर जी की विधि का पूरा पालन कर रहे हैं, उसके साथ आप गोबर गैस प्लांट की स्लरी भी डाल रहे हैं, तो आपको कीड़ों की से रोकथाम की और किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये तो है मेरा विषय। बाकी अगर और कुछ पूछना हो प्रश्न, हमारे किसानों को कोई प्रश्न हो तो बता दें। जी ओम। जी ओम। सर नमस्कार। जैसे आपने धान पे और गेहूं पे आपके क्या अनुभव रहे हैं सर? क्योंकि हमारे नर्मदापुरम में धान, गेहूं और मूंग ये 3 खेती होती है और इसमें आपके जैसे कि हम जब भी कन्वर्जन में जाते हैं तो गेहूं का उत्पादन बहुत कम होता है। आपका क्या अनुभव है सर? जी ओम। आपका अनुभव मेरा अनुभव बिल्कुल सेम है। गेहूं का उत्पादन लगभग चौथाई हो जाता है, धान का नहीं कम होता है। अगर आप मूंग की खेती करने के बाद धान लगाते हैं तो धान और जीवामृत का उसमें खूब ढेर सारा उपयोग कर रहे हैं और घन जीवामृत पहले ही मूंग के साथ डाल दे रहे हैं, तो धान का तो उत्पादन नहीं कम हुआ। गेहूं से मैं मान रहा हूँ, बहुत पूरी तरह सहमत हूँ। मात्र मैं एक बार 1 एकड़ में 25 कुंटल गेहूं निकाल पाया हूँ, वरना 10-12 के आसपास रह जाता। इस बार तो बहुत ही कम हुआ, इस बार 8-9 कुंटल गेहूं हुआ। गेहूं का कारण ये है कि अगर गेहूं की तैयारी पहले से नहीं है, अगर आप धान बोने के बाद गेहूं कर रहे हैं तो मुश्किल है। लेकिन अगर आप फूट ककड़ी, हमारा मूंग और मक्का और ढेंचा खाद बना के फिर आप अगर गेहूं कर रहे हैं तो गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा।
ठीक है सर। जी जी सर, जी ओम, जी ओम, जी ओम सर, जी। ओके ओके। क्योंकि गेहूं गेहूं में है ये दिक्कतें हैं, बाकी किसी फसल में दिक्कत नहीं है। जी, और जी कोई सर। प्रश्न? जी 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 जी, धन्यवाद जी आदरणीय जी हिमांशु जी भैया जी, बहुत सुंदर जी आपने आज लाइव आपकी खेती का दर्शन दिया और बहुत सुंदर आज का मार्गदर्शन रहा आपका। और मैं आप सदन में हमारे किसी भाई बहन का कोई सवाल है तो जी, अनिल राय जी का हैंड राइज है। जी, स्वागत है जी अनिल राय जी। जी परिचय। ओम, सदन को जी प्रणाम। ओम जी जी जी, मैं भी उत्तर प्रदेश गाजीपुर का निवासी हूँ। जी आपने जी। अभी बताया कि धान की फसल ठीक हो सकती है। मैंने मूंग लगाया है और हाँ, उसके हो बाद गया धान हमको रोप, जी। और इसको हम गेहूं की उपज आप कह रहे हैं कि खराब हो सकती है, तो उसके हो लिए गया। क्या करना उचित रहेगा? जी ओम। जैसा मैंने बताया, जैसा हम लोग ने एक जो प्रयोग कर रहे हैं, अब अभी हम लोग क्या करेंगे कि जिसमें गेहूं बोना है उसमें हम फूट ककड़ी, मूंग, मक्का और तो ये होता है अरे तो फूट आवाज ककड़ी नहीं सुनाई दे मिलेगी। रही। आवाज आ रही, अब आ रही? हाँ जी जी आई। जी, आ जिस रही। खेत में हमें गेहूं बोना है, जी जी, जी जिस खेत में हमें गेहूं बोना है उसमें आप एक काम करिए, उसमें फूट ककड़ी, मूंग, मक्का और लोबिया, ये चारों चीजें बिखेर दीजिए और 2.5 महीने बाद इसकी जुताई कर दीजिए। ये हरी खाद का काम करेगी। और मूंग और फूट में राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहेगा और मक्का में राइजोबियम रहेगा। तो ये मक्का में माइकोराइजा रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको आगे गेहूं की फसल में लाभदायक रहेगा, तो गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। वरना आप धान करके गेहूं करेंगे तो पैदावार अच्छी नहीं होगी। धान जी की बात तो सर समय थोड़े मिलता है कुछ कि हम कुछ लगा सकें। वो तो धान के नहीं, बाद अक्टूबर नवंबर में कटता है, तुरंत गेहूं बो मान दिया लीजिए जाता है। आप गाजीपुर के हैं, मान लिया आप लॉन्ग ड्यूरेशन की आप धान करते हैं। हमारे यहाँ बड़े ऐसे हाइब्रिड आ गए हैं बीज जो अक्टूबर में कट जाते हैं और वो लोग गेहूं लगाते हैं। आप तो देसी धान वाले हैं, कोई काला नमक वाला है, कोई बादशाह निंचुनिया वाला है, कोई और है, कोई मंसूरी वाले हैं। तो ये लॉन्ग वैरायटी वाले हैं, तो आपके यहाँ नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे यहाँ हो जाता है। तो गेहूं करना है। जी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही। जी जी। तो ये आपको दलहनी फसल का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। पहली अच्छा, फसल दलहनी करेंगे गेहूं से पहले, तो आपको लाभ मिलेगा। और घनजीवा में ढेर ठीक, सारा डालना पड़ेगा, ठीक सर, ठीक सर। क्योंकि सर्दियों में बैक्टीरिया कम एक्टिव होते हैं। हम्म। जी, और कोई प्रश्न किसी का? हेलो, कोई प्रश्न और हो बताएं? जी जी जी, आ रही आवाज आ रही। आ रही है मतलब और भी हमारे कोई? जी, कट रही है आवाज थोड़ी थोड़ी। जी 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 जी, अब आ रही है? हाँ, आ रही, आ रही है। जी, कोई जी, और और भी प्रश्न? हमारे जी, आपका जी ओंकारनाथ भैया, आपका कोई सवाल प्रश्न है सदन में किसी भाई बहन का तो सादर आमंत्रित है। जी ओम सर, ये एक जी और हमारे यहाँ समस्या जो आई है कि हमारे यहाँ की जी जमीन बहुत ज्यादा कड़ी हो रही है, जी बहुत जी जी इसका कोई ऐसा फार्मूला है जिससे जमीन जो है वो नरम हो जाए? जी जी जी, बहुत बहुत सटीक फार्मूला है। यही जीवामृत डालिए और मल्चिंग करिए और घन जीवामृत डालिए, और केंचुए आपके इतने आ जाएंगे साल भर में ही कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपके खेतों में। और केंचुए आपकी ज़मीन को पोली कर डालेंगे, बगैर मेहनत के, बगैर लेबर के, बगैर पैसे की आपकी ज़मीन पोली हो जाएगी। बस यही काम करना है
कि आपको जी अपने जो खरपतवार है वो आपको अपने खेत में ही सड़ाने हैं। ढेर सारा जीवामृत डालना है और घन जीवामृत डालना है। घन जीवामृत बनाना आता है? आता है सर घनजीवामृत। हाँ, तो ये सब डालिए। अब मेरी गारंटी है कि 6 महीने जी में और अगर अभी आप डाल देंगे, ये जी मौसम आ गया बारिश का, इसमें आप ढेर सारा जीवामृत डालिए। और अगर मल्चिंग मिल जाए आपको, या इसमें यही फूड ककड़ी और ये सब बो दीजिए जो मैंने कहा अभी आपको कॉम्बिनेशन बताया। फूड जी ककड़ी, जी अ, मूंग, मक्का और अपनी लोबिया, ये 4-5 चीजें, और तिल, तिल भी डाल सकते हैं उसमें, ढेंचा को छोड़ जी के, क्यों ढेंचा की लकड़ी टाइट हो जाती है, इन सब की मुलायम रहती है और जल्दी गल जाते हैं। तो जी ढेंचा जी को छोड़ के आप तिल है, मक्का है, मूंग है, ककड़ी है। ककड़ी सबसे ज्यादा रखनी है, बाकी सब चीजें आप छिड़क देनी है। ये आप छिड़क दीजिए, ढेर सारा जीवामृत डालिए। जब आप गेहूं की बुवाई करेंगे तो आपकी मिट्टी होगी, इसकी मेरी गारंटी दे रहा हूँ। जी 3 महीने में जी ही हो जी जाएगी। जी करिए, जी इसको मन से करिए, देखिए परिणाम, आश्चर्यजनक जी परिणाम मिलेंगे। जी जी सर, जी सर, जी हो। जी जी जी, आदरणीय, धन्यवाद अरे, मेरा जी भाई साहब। और मैं आगे हिमांशु भैया जी से ही सवाल करती हूँ कि ये जो आप इतनी सारी सब्जियां फल वगैरह लगाते हैं खेती में, तो आप आपकी मार्केटिंग कैसे होती है? हाँ, ये देखिए, ये एक बहुत ही मतलब एक ऐसा है कि प्रश्न आपका वाजिब प्रश्न है। मार्केटिंग टफ चीज है। लखनऊ हमारा घर था, तो हम लोग गुड़ की, मैं भूल गया, हम लोग गुड़ बनाते हैं 10-10 ग्राम का, आधा किलो की पैकिंग करते हैं, और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ स्वयं मार्केटिंग करता हूँ। कोई अभी इसके बड़े आड़ती नहीं, अभी खुद करना पड़ रहा है। ये एक मुश्किल काम है जिसे किसान को ये शुरुआत में स्वयं करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपके खेत से ले जाने लगेंगे। जैसे हमारे यहाँ गुड़ अब हमारे लोकल लोग ले जाते हैं, तमाम लोग ऑर्डर कर देते हैं कि भैया हमें 10 किलो भेज दो, कोरियर से भेज दो, तो कोरियर चार्ज वगैरह वो सब देते हैं। तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी। अब जैसे हमारे फूड ककड़ी है, इसको तो कोई मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, हमारे गाँव वाले ही सब खरीद ले जाते हैं। तो शुरुआत तो स्वयं करनी पड़ेगी, और इसके लिए हम लोग सरकारों से बात कर रहे हैं कि भैया इसके कुछ स्टोर खुलवाइए जहाँ अच्छे अच्छे लोग हों, या आप, जो मैं सजेशन देता हूँ कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे आप एक आदेश कर दें, चाहे मौखिकी कर दें, कि जो किसान आपको जेन्युइन लग रहा है, जो प्राकृतिक खेती कर रहा है, जो रसायन मुक्त खेती कर रहा है, उसको आप थोड़ी सी जगह दें। ऐसा हमारे अब लखनऊ में तो हमारी अब पहचान बन गई है, तो करीब करीब हमारा माल जो है वो 50 स्टोर पे जाता है। बस ये है कि अभी थोड़ा थोड़ा जाते हैं, तो स्वयं भी डिलीवरी देनी पड़ती है, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। ये हमें थोड़ी सा आसानी ये हो गई कि शहर में, हमारा लखनऊ में घर था, और काफ़ी मित्र लोग हैं जो उन्होंने सपोर्ट किया है, तो ये तो अपने आप करना पड़ेगा बहन जी। जी 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 जी, मगर आपकी रेट वगैरह प्राइस कैसे रखते हैं आप? हाँ, जैसे प्राइस कि तो हमारा हाई है खूब। जैसे हमारा जो आधा किलो का डिब्बे का जार है, और उसका एमआरपी उसमें 120 रुपये है, और मैं 85 में उन दुकानदारों को देता हूँ आधा किलो का। और अगर कोई लूज में लेता है तो मैं उसको 120 रुपये किलो, जैसे बल्क में मांगते हैं, किसी को 4 कुंटल चाहिए, 5 कुंटल चाहिए, उनको मैं 120 रुपये किलो में, आधा किलो का हमारा 10 ग्राम का हमारा पीस होता है, क्यूब होता है, वो हम देते हैं। ऐसे ही गुड़ पाउडर है, गुड़ पाउडर का भी बल्क रेट हमारा 130 रुपये है। अभी खांड बनाएंगे, खांड भी वही लगभग 140 रुपये के आसपास देंगे। तो ये रेट है। अब रेट में तो बार्गेनिंग आप तो जानती हैं, मार्केटिंग में करनी पड़ती है, कभी कभी किसी को थोड़ा बहुत ओबलाइज भी करना पड़ता है, तो इस तरह करते हैं। गेहूं हमारा 50 रुपये जाता है। धान हम लोग खाने पीने के लिए करते हैं, तो धान ज़्यादा नहीं बेचते हैं। और बाकी मक्का है, मक्का 40 रुपये किलो जा रही है। मक्का का तो लोग बहुत ही हमारे वो है, लोगों की बुकिंग रहती पहले से कि भाई मक्का हो तो हमें दे देना, क्योंकि जितना जहर मक्का में पड़ता है, ये 4 महीने की फसल में ये 4-5 स्प्रे मक्के में जहर के डालते हैं, तो वो हमारा लगभग 2 से 2.5 गुना जो मार्केट रेट है उससे ज़्यादा जाता है जी। जी जी, बहुत सुंदर कि हमें मार्केटिंग अगर करनी है तो स्वयं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर जी हम ये हमारे से ही होगा ये, तो बहुत सुंदर। और मैं अब आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी का कुछ सवाल है, उनको ले लेती हूँ जी। जी स्वागत जी है जी, धन्यवाद बहन जी। 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 परिचय के साथ परिचय दीजिएगा। एक एक प्रश्न तो आपने पूछ लिया।
आदरणीय हेलो। हिमांशु जी से मेरा, हाँ मेरी आवाज आ रही है? आई आवाज आई आवाज। जी जी सर, ये नमस्कार। प्रश्न था कि मार्केटिंग की बात तो हो गई, वो भी मेरा प्रश्न था। दूसरा ये था कि खरपतवार जब आते हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए कैसे आप उसको मैनेज करते हैं, क्योंकि ये हाँ सर, प्राकृतिक ये खेती बहुत में, ही जैविक खेती में ये लोग सबसे बड़ी ठीक कह रहे समस्या हैं। है। जी पहला तो सर हम लोग मल्चिंग कर देते हैं। जैसे आप मल्चिंग आप ये देख रहे होंगे हमारी, अगर दिख रहा हो तो ये फूड की मल्चिंग हम गन्ने में कर देते हैं, गन्ने की पत्तियों की मल्चिंग कर देते हैं। तो छोटे छोटे औजार हैं हमारे पास, जैसे ईचर है एक हमारे गुड्डा भैया उन्होंने बनाया है, उससे हम लोग कर लेते हैं। और बहुत अच्छा काम तो हमारे बैल करते हैं। ये पूरा जो खेत, ये जो पूरा खेत देख रहे हैं, आवाज आ रही? हाँ हाँ, आ रही आ रही आ ये जो रही। पूरा खेत देख रहे हैं, ये बैलों से ही इसमें हुआ है, इसमें ट्रैक्टर नहीं आया है। बैलों से ही गन्ने के बीच में भी हमने जुताई करा दी, और चारों तरफ जुताई करा दी और बेड बना दिए। तो बैलों से, बैलों वाले हल से खरपतवार हमारे आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसमें चलने लायक हम उसको दूरी रखें। तो ये बैलों से भी और छोटे छोटे औजार हाथ के वालों से हम लोग ये खरपतवार की निकासी करते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसमें। हाँ, वही एक पूछना था, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या आती है जी, खरपतवार। यही सब सबसे बड़ी समस्या है, और सबसे ज्यादा लेबर जो खा जाती है हमारा, पैसे ले जाती है, वो इसी खरपतवार की है। लेकिन ये मल्चिंग बहुत काम कर रही है। इस खेत में हमने सिर्फ एक बार, जो हम खड़े हैं इस खेत में, इस खेत में हमने सिर्फ एक बार मजदूरों से काम कराया, बाकी बैलों से और ट्रैक्टर से किया है। तो दूरी बढ़ा दी, 7 फुट की दूरी है, इसमें हमने एक बार ट्रैक्टर चला दिया, तो फिर बैलों से हम लोग काम करते रहे। गन्ने के बीच में भी बैलों से हमने निराई करा दी गई, और आसपास भी करा दी, और बेड भी बैलों से ही बनवा दिए थे। तो प्राकृतिक कृषक को बैल तो धीरे धीरे लाने पड़ेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप जी से नमस्कार जी, खरपतवार धन्यवाद आपका। नियंत्रण के लिए मैं मल्चिंग का जी। वो करना पड़ेगा, लाइव मल्चिंग हाँ, जरूरी मल्चिंग, है। सभी मल्चिंग करिए, चाहे सूखी मल्चिंग करिए, मल्चिंग करनी पड़ेगी। और हमें तो सबसे अच्छी सजी मल्चिंग लगती है, चाहे वो मूंग की करिए, फूट की करिए। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद, सुंदर बात। और खेतीबाड़ी में हम पहले बैलों से खेती करते थे, और फिर से हमें जी। उसी क्रिया पर आना है। तो मैं बस एक मेरा भी सवाल था कि आप जब इतने अच्छी खेती कर रहे हैं, तो आपसे प्रेरित होकर आपके यहाँ पर किसान खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जैविक खेती की तरफ? बहुत कम। कारण क्या है कि आलसी हो गए हैं, कोई खेत पे आना नहीं चाह रहा है। मैं सुबह 5 बजे खेत पे, लोगों ने हर्बिसाइड डाला, घास खत्म, लोगों ने यूरिया डीएपी डाली, फसल बढ़ने लगी। इस पे क्यों माथा पच्ची करें लोग अभी, जब तक उन्हें ये ना लगे कि हम ना मिला है। सब समस्या मार्केटिंग की है। अगर मार्केटिंग की समस्या सुलझ गई तो मान के चलिए 5 साल में भारत बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन मार्केटिंग की समस्या नहीं सुलझेगी तो ये खेती नहीं बढ़ेगी। मैं अकेले कर ले रहा हूँ, सब नहीं कर पाएंगे, तो ये दिक्कत है। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुंदर बात कही आपने। हाँ जी जी। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हमें खेती करनी चाहिए ये, लेकिन समस्याएं वही आ जाती हैं कि मार्केट नहीं है, जी जी जी, तो लेबर बहुत मार्केटिंग पैसे के लिए लेती भी है, जब लेबर समस्या आ पैसे लग रही है। जाए। जी जी एक ही समस्या जी है, अगर प्राकृतिक कृषि बढ़ाना है, मार्केटिंग हो जाए उनकी, उनका दुगना रेट ना हो, 50% रेट ऊपर मिले उन्हें, करने लगेंगे। जी, जी और जी कोई प्रश्न? जी जी, मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को ही सादर आमंत्रित करती हूँ। अब जी अगर सर जी अपनी बात। धन्यवाद। धन्यवाद रंजना जी, बहुत सुंदर आज की वार्ता, हिमांशु जी का बहुत सुंदर वार्तालाप। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें अभी भी छूट गई हैं, जिसको हमें थोड़ी और चर्चा करनी चाहिए। वो पहली चीज तो जो बायोगैस का आपका अनुभव है, आपका जी जी बायोगैस प्लांट कितने घन मीटर का है, उसके लिए आपकी जो प्रक्रिया रही वो क्या रही, उससे आपको जी क्या फायदे नजर आए, और उसका उपयोग करते हुए आपको और क्या चीजें आप सुझाव देना चाहेंगे इस मंच में किसानों को, कृषकों जी को, कि बायोगैस को हम बिल्कुल सर। कैसे उपयोग करें? तो सर, पहले तो मैं अपनी गौशाला की बात करूंगा। हमारे पास देशी लगभग 36 गाय गौवंश है।
छोटा बड़ा मिला के। और उसी के बाद हम लोगों ने 30 घन मीटर का बायोगैस प्लांट बनाया है और उसमें हम लोग डेली लगभग 3 से 4 कुंटल गोबर और लगभग उसका 10 गुना पानी डालते हैं। तो सैलरी हमारी बहुत पतली मिलती है। उसी को हम सीधे टैंकर में भरते हैं। एक छोटा टैंकर बनवा लिया है, छोटे टैंकर ट्रैक्टर के साथ वो चलता है। के लिए नहीं बनवाया, जो भी गैस मिलती है उससे हम डीजल इंजन 25% डीजल और 75% गैस के साथ चलाते हैं। तो वो हमारा सबमर्सिबल चलाने में थोड़ा छोटा वाला और थोड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन और ये सब चलाने में काम आ जाता है। चारा मशीन में भी कभी कभी हम लोग काम ले लेते हैं। तो मेन हमारा ये काम हमने ये जीवामृत के लिए ही बनवाया था और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। जीवामृत से कम काम नहीं कर रहा है, अच्छा ही काम कर रहा है, क्योंकि इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया मिल जाते हैं और जब वो बाहर खुल में आता है तो एरोबिक बैक्टीरिया भी उसमें मिल जाते हैं। तो दोनों का कम्बिनेशन हो जाता है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है और मैं इससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और मैंने आप एक सजेशन मैं देता हूँ लोगों को, भैया जिस तरह से सोलर पैनल पे 90% की छूट मिलती है, वैसे ही हमारे किसानों के लिए जिनके पास 4 से 5 गाय हैं उनको 10 घन मीटर का गोबर गैस प्लांट मुफ्त में सरकार लगवा दे तो प्राकृतिक कृषि में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा और बहुत बहुत तेजी से विकसित होगी। अभी छोटा किसान तो जीवामृत बना लेता है, उसे 2 ड्रम बनाने हैं, 3 ड्रम बनाने। अब जैसे किसी के पास 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ है तो उसको बनाने में बहुत झंझटें आती हैं। वो ड्रम खरीदो, फिर ड्रम में रोज रोज घोलो, तो समस्याएं हैं। अगर गोबर गैस प्लांट हो जाएगा तो उसमें लगातार अपने आप गोबर डालना है, पानी डालना है आपको, रोज आपको 10 ड्रम 20 ड्रम आपको सैलरी मिली जाएगी, उसको आप स्प्रे करते रहिए। तो ये मेरे अनुभव हैं बायोगैस प्लांट पे। जी धन्यवाद हिमांशु जी। और सर मेरा प्रश्न पूछते रहिए तो मैं जवाब देता रहूं, क्यों बहुत चीजें मैं तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बोल देता हूँ। जी 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 हिमांशु जी, मेरा दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो आप एफपीओ में काम कर रहे हैं, एफपीओ के साथ जी आपके साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, जी जी जैसा आपने बताया था, तो उन किसानों की जो गति गुणवत्ता और उनका जो कार्य हो रहा है जी उसमें आप किस प्रकार से आप प्रगति कर रहे हैं कि सामूहिक रूप से भी क्या कुछ खेती करने की बातचीत हो रही है, या सामूहिक रूप से कुछ गतिविधि जैसे विक्रय करने की बातचीत है, या सामूहिक रूप से कुछ चीजें खरीदने की बात है? तो सामूहिकता से आपकी खेती में क्या परिवर्तन आ रहा है और उसमें क्या बाधाएं? बाधाएं जी जी दोनों तरफ से हो सकती हैं, किसान की तरफ से भी हो सकती हैं और सरकार की तरफ से भी हो सकती हैं, बाकी बाकी व्यवस्थाएं, बाहर मार्केट व्यवस्थाओं की तरफ से भी हो सकती हैं। तो जी इस जी। विषय पर आपके क्या अनुभव है जो आप सामूहिक रूप से काम करने का प्रयास करते देखिए अभी तो हमारा एफपीओ बने हुए 1.5 साल हुआ है, तो इस पे हम लोगों ने अभी तो मेनली गुड़ पे काम कर रहे हैं और अभी मार्केटिंग के लिए अभी हमारे मक्का बहुत होने लगी है। तो कई कंपनियों से ऑफर आए थे कि हम आपकी मक्का खरीदेंगे। तो ये सामूहिक रूप से हम लोग खरीद सकते हैं, सामूहिक सामूहिक रूप से खेती भी हो सकती है। सामूहिक रूप से नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ रकबा का रकबा जैसे सबके खेत हैं अपने, वो एक साथ अपनी वही सामूहिक ही हो गई। तो सामूहिक रूप से खेती की तरफ से हम लोगों का रुझान बढ़ा भी है। मक्का के साथ गन्ने के साथ लोगों ने प्रयोग किया कि मक्का कर ले रहे हैं, तो वो भी एक प्रयोग है। तो मक्का और मूंगफली जो हमारे यहाँ 2 अब फसलें, गन्ना तो था ही, उसकी सामूहिक खेती की बात चल रही है। और जहाँ तक अभी मार्केटिंग में थोड़ा सा डर लग रहा है, किसान को भी डर लग रहा है कि नई कंपनी को हम देंगे वो पेमेंट देगी या नहीं देगी। तो ये अभी सरकार की तरफ से थोड़ी सी अगर ये आ जाए, हमारी गारंटी सुनिश्चित हम हो जाए कि हम जो कंपनी को माल दे रहे हैं वो हमारा पेमेंट देगी या एडवांस चेक दे दे या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जो अभी नहीं बनी। यही सरकार से मेरी आशा है कि एफपीओ की तरफ से जो माल बेचा जा रहा है वो उसका पैसा डूबे ना, क्योंकि गरीब किसानों का पैसा है। आड़ती तो तमाम कमाते हैं, तमाम डुबाते रहते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जैसे अभी छोटे छोटे एफपीओ हैं उनको फर्क पड़ेगा। मैंने जो पूंजी अपनी लगाई वो डूब गई तो फिर कैसे रिकवर होगी। तो इस पे अभी किसान थोड़ा सा डर रहा है, इसलिए अभी एफपीओ को देने से वो बच रहा है। हमारे पास ऑफर आया था कि 2000 टन हमें मक्का चाहिए, हमने लोगों से बात भी की, लेकिन बस यहीं पर अटक गई कि वो पेमेंट की सियोरिटी क्या, गारंटी क्या। आड़ती से तो पता है कि हमारा ये 20 साल से माल खरीद रहा है, तो वो 1 रुपये कम में भी वो उसको दे आ रहे हैं, जबकि हमारे पास ऑर्डर था कि 24 रुपये में मक्का लेंगे, लेकिन हमें उन्होंने नहीं दी। हमने उनसे कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपको शेयर भी करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा अभी गारंटी नहीं है। तो जब तक हम थोड़ा थोड़ा माल उन्हें नहीं बेचेंगे और उनको हम विश्वास, जब तक हम उनको नहीं पर्याप्त रूप से उसका पा पाएंगे, तब तक अभी थोड़ी एफपीओ वालों को दिक्कत है।
अब सरकार इसको कैसे मदद कर सकती है, ये सर आप लोग थोड़ा सा अगर ऊपर बात ये उठाएं तो ये बात बन सकती है कुछ। जी सर। हिमांशु जी, बहुत बहुत सुंदर। अभी ये भी बता दीजिए आपके एफपीओ के साथ, अब मैं जैसे कह रहे थे ना आप मक्का कर रहे हैं, वो जो सामूहिकता की बात है जो मैं जानना चाह रहा था वो ये था कि अगर मक्का उगाएंगे तो फिर सब लोग क्या एक ही वैरायटी उगाएंगे या अपने अपने बीज लेंगे और अपना ही काम ये तो करेंगे? हाँ, ये तो कन्विंस किया जा सकता है कि भाई ये कंपनी इस मक्का चाह रही है, तो और हम तो वो किसानों को तो कन्विंस हुआ जा सकता है, वो तो उनको उनकी स्वीकार्यता ली जा सकती है। लेकिन बात तय हो कि हाँ ये खरीदेंगे कैसे, पेमेंट हमें कैसे आएगा, ये तो हम कर सकते हैं कि एक ही बीज दिया जाए जो जो जिस कंपनी को अच्छा लगे, ये किया जा सकता है। जी, आपके जी जो एफपीओ हैं उसमें अभी कितने सदस्य जुड़े हैं? उन सदस्यों में से कितने सक्रिय रूप से कार्यरत होंगे? कुछ होंगे ऐसा है कि उनको लग रहा है कि अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो कि बहुत ही अच्छी तरह से आपके साथ जुड़ रहे होंगे, जुड़ के काम कर रहे होंगे। तो कुल कितने सदस्य हैं? कुल कितने एक्टिव सदस्य हैं? उनकी जमा पूंजी कितनी हो गई? सरकार से भी क्या कुछ मदद मिली? तो इस विषय पर देखिए भी आप जी, सदस्य हमारे 750 हैं, एक्टिव मात्र 20 से 25 हैं, और इक्विटी ग्रांट हमें 15 लाख जो मैक्सिमम मिल सकती थी सरकार की तरफ से वो हमें प्राप्त हो गई है। तो ये पहला एफपीओ था उत्तर प्रदेश का जिसने एक साथ एक बार में 15 लाख की ग्रांट सरकार से प्राप्त हुई है। तो इसी से हम लोग काम कर रहे हैं। अब इस बार तो मक्का नहीं खरीद पाए, लेकिन आगे हम सोच रहे हैं कि गुड़ पे इस पे काम करेंगे हम लोग। ये जो 15 लाख का है हमारे पास, तो उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग थोड़ी यूनिट बढ़ाने में कर रहे हैं, और गुड़ लोगों को हम बोल रहे हैं कि इस बार चीनी में दूसरे कोलों पे ना दीजिए, हम आपसे चीनी मिल जो रेट दे रही है उससे हम 20 रुपये ज़्यादा आपको देंगे। जैसे 370 के आसपास रेट मिल रहा है, हम उनको 390 के आसपास उन्हें रेट देने की हमने उन्हें गारंटी दी है। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, आगे अगली साल से मक्का मूंगफली भी करेंगे। जी, बहुत सुंदर। तो एक तो आपने कहा कि ये जो गन्ने से उत्पादित आपके गुड़ हो गया, जी 110 ग्राम के आपके टिक्की हो गई, जी और जी आपके वहां पर मूंगफली भी होती है, और मूंगफली और गुड़ को मिला मूंगफली भी। करके चिक्की बनती है, तो पर भी आपका कुछ हाँ काम जी करने का है बनाते हैं। ऐसे, मतलब प्रोडक्ट को जी बढ़ाने जी का? जी, हम लोग बनाते हैं, हम लोग चिक्की बनाते हैं। अभी छोटे पैमाने बनाते हैं, लेकिन चिक्की बनाते हैं, वही 10 ग्राम की चिक्की बनाते हैं। अच्छा, 10 ग्राम की चिक्की पसंद ही आ रही बन है रही है लोगों को। इसमें? जी नहीं जी, नहीं, पसंद आ चिक्की रही है। प्लेन गुड़ भी बन रहा है, सोंठ वाला गुड़ भी बन रहा है, तिल मूंगफली वाली चिक्की भी बन रही है, और कुछ ऑर्डर पे आते हैं तो वो उनका वो ड्राई फ्रूट्स वाला भी बना देते हैं। जी जी, बहुत सुंदर। अब मेरा इसके साथ ही एक और प्रश्न मन में आता है कि आपके जी एफपीओ में 750 किसान और कुछ शुरुआत आपने कर दी है। इस मंच जी में भी और हमारे भारत वर्ष में भी बहुत सारे अन्य एफपीओ भी हैं। क्या अन्य जी जी। एफपीओ के साथ भी आपका एफपीओ मिलकर के कुछ काम कर रहा है, कुछ करने की सोच रहा है, या नहीं एफपीओ नहीं को लग रहा है कि नहीं, हम तो सीधे उपभोक्ता के साथ ही बातचीत करेंगे? नहीं सर, सबसे कर रहे हैं। एक एफपीओ है हमारे कानपुर, वो हरदोई जिला है, वहाँ से वो हमारा गुड़ पाउडर खरीदते हैं। उन्होंने करीब करीब ज़्यादा तो नहीं लिया, अभी 1 टन गुड़ पाउडर लिया है। तो हम लोग एफपीओ के साथ भी काम करना चाह रहे हैं, करना ही पड़ेगा। एफपीओ एक साथ सब मिलके उनका सामान हम खरीदें, वो हमारा बेचें, तो ये चलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उपभोक्ता, उपभोक्ता तो मजबूरी थी हमारी कि कोई आड़ती था नहीं, कोई थोक बाजार था नहीं, तो हमें उनके उपभोक्ताओं के पास जाना पड़ा। अब जैसे एफपीओ वाले खरीद रहे हैं हमारा, अभी 10 टन ले गए हैं, बाकी अभी 2 टन और एक लोगों ने मांगा है। तो एफपीओ के साथ काम करूंगा, वो करना चाह रहे हैं एफपीओ के साथ, कंपनियों के साथ। एक कंपनी के साथ हमारा एमओयू हुआ है, हरियाणा की कंपनी है, वो इस साल गुड़ हमारा खरीदेगी। तो उपभोक्ता तक तो हमारा सीमित दायरा रह जाएगा। जब हम कंपनियां और एफपीओ के साथ काम करेंगे तभी कुछ हमारा बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। जी सर। जी, तो इसमें अब मेरा अंतिम प्रश्न ये है, अब और भी बहुत सारे प्रश्न अभी हैं, हैंड रेज्ड हैं। मैं ये जी जानना जी। चाह रहा हूँ कि आपके एफपीओ का वर्तमान में टर्नओवर कितना है, इस पिछले वर्ष में 23-24 सर में कितना देखो, रहा, और अगले एक सर दो साल पिछला में साल आप तो कितना सोच रहे हैं कि हमारा टर्नओवर हो जाएगा? जी जी, ये पिछला साल तो जीरो गया था, जो 6 महीने नवंबर में दिसंबर में बना था। लेकिन इस साल इस बैलेंस शीट में हमारा लगभग 18 लाख का टर्नओवर है। और जो जेन्युइन टर्नओवर, ये नहीं है कि डाल दिया निकाल दिया,
ये जेन्युइन टर्नओवर है, बिल के साथ टर्नओवर है। अभी 18 लाख का है, 2 लाख का अभी और भी ऑर्डर आया है, तो 20 लाख अभी हो जाएगा इस साल। बाकी उम्मीद है अगली साल मुझे 50 से 60 लाख का करना है इस सीजन में। जो अक्टूबर से सीजन आएगा उसका हमारा जो लक्ष्य है वो लगभग 60 लाख का लक्ष्य है। जी सर। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अंतिम प्रश्न इसमें कि आपके जी एफपीओ के जितने सदस्य हैं और उस जी सदस्यों के को देखते हुए कि उनको आप एक कुछ सेवाएं दे रहे हैं, जी आपके जी। हिसाब से आपके एफपीओ का टर्नओवर कितना होना चाहिए जिससे आप आत्मनिर्भर हो सकें, आपके अपने खर्चे निकल सके? ये प्रश्न मैंने पहले भी किया था, तो आप, नहीं, लेकिन हमारे आपने वो सदन के जवाब दे सभी दिया। साथी जी। मैं जी मैं जी तो उसी पे अपने जवाब पे कायम हूँ, 10 करोड़ तो करना है मुझे। जी जी जी, तो आपके बहुत बढ़िया। देखिए 10 करोड़ का है। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जो हमारी अभी पहले मेरी चर्चा हुई थी, मैंने सभी 5 एफपीओ के सदस्य आए थे, उनसे सबसे जी पूछा। किसी ने 2 करोड़ कहा, किसी ने 5 करोड़ कहा, लेकिन हिमांशु जी ने कहा कि 10 करोड़। और फिर उससे प्रश्न हमने पूछे और उसके आधार पर फिर हमारी वार्तालाप भी हुई। लेकिन इस 10 करोड़ को करने के लिए आपका रोड मैप क्या है? अगले 5 साल में अगर आप 10 करोड़ का करना चाहते हैं, तो आप जी। क्या-क्या गतिविधि कर रहे होंगे? क्या कुछ नया कर रहे होंगे? ऐसा थोड़ा-सा बता दें, फिर हम, मेरे ख्याल से बातचीत हमारी चलती रहेगी। आगे आप जुड़ेंगे इस मंच के माध्यम से, तो हम बहुत सारे अन्य विचारों का भी आदान-प्रदान करेंगे। जी लेकिन मेरा प्रश्न है कि जी। 5 साल के लिए रोड मैप आपका क्या है? देखिए, एफपीओ ये के लिए। पहला तो सर हमारा जो मेन एक्टिविटी है गुड़ का है। तो गुड़ को हमें वैल्यू एडिशन करनी है, जैसे चिक्की है, सोंठ वाला गुड़ है और ड्राई फ्रूट्स वाला है। इससे हमें टर्नओवर कम से कम इस साल मुझे 60 लाख पहुंचाना है। अगली साल हमारा इसका 3 गुना लक्ष्य है। बाकी हमारे पास यहाँ मक्का होती है सर, मक्का से ही हम बहुत टर्नओवर कर लेंगे। हमारे पास अभी शुरुआत थोड़ा सा डर लग रहा था। अगली साल से हम मक्का से ही 2-3 करोड़ का टर्नओवर कर लेंगे। फिर मूंगफली बहुत है, हमारे यहाँ की मूंगफली बहुत बढ़िया हो रही है, स्वाद बहुत अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं, इनसे हम 5 साल में हमें 10 करोड़ करना है। और उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि हमारा किसान साथ देंगे, तो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। जी, हिमांशु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगले 5 साल बाद अगर हम मिलेंगे तो फिर से हम चर्चा करेंगे। तब तक कि आप करोड़पति बने, 5 साल 10 बाद करोड़ क्यों से मिलेंगे? ज़्यादा बने। हम लोग तो अब हर हफ्ते मिलेंगे सर। आपका स्वागत है इस मंच में। आप जी, जी, जी। आइए, अपने अनुभव बताइए, बाकी हमारे जो किसान हैं उनके साथ जुड़िए। आपस में जी, आदान-प्रदान हम करें, जी, जी। कमोडिटीज़ का आदान-प्रदान करें, विचारों का आदान-प्रदान करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे किसान, हमारे जो एफपीओ हैं और बाकी किसान हैं, वहाँ पर देखने के लिए जाएँ। वहाँ की दूसरी जगह के किसान आपके पास देखने के लिए आएँ। तो ऐसे एक्सचेंज का भी आदान-प्रदान हम अगर करेंगे, तो मुझे लगता है कि यही सही रास्ता है। प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ करके इस प्रकार की नेटवर्किंग करते हुए, हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हुए अपना काम करेंगे। और इसके साथ ही अब मैं, मेरे पास बहुत सारी अन्य बातें भी हैं, लेकिन बहुत सारे हैंड रेज़्ड भी हैं। मैं अब जी, जी, मंच को वापस रंजना जी को सौंपता हूँ और जी। आप उनको आगे बढ़ाइए। रंजना जी, जी धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सर। बहुत क्या सुंदर करें? चर्चा आज के हमारे मुखवक्ता के साथ। और मैं आगे आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, वरिष्ठ कृषि अ, हमारे महाराष्ट्र से है, मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ। डॉक्टर दुबे सर। हाँ, धन्यवाद रंजना जी। बहुत अच्छी चर्चा चली और बहुत बुनियादी सवाल हमारे पवन जी ने पूछे और मुख्य अतिथि जी ने भी जवाब दिए। मुख्य अतिथि जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आपका काफी लंबा अनुभव है अ, जी, जी। इसका, नेचुरल फार्मिंग का, और आप एफपीओ भी चला रहे हैं। बोलते जी, जी। बोलते आपने बता दिया है कि भाई जो जीवामृत, घनामृत ये वगैरह सब बनाना है, इसके चक्कर में नई पीढ़ी गिरती नहीं है। तो मैं हुँ। आपको यही पूछना चाहता हूँ कि इतनी जी, अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग की या नेचुरल फार्मिंग की खेती जो है, वो आम जी, आदमी की या आम किसानों तक बहुत बड़े पैमाने में यदि बढ़ाना है, तो क्या जी, जी। कदम उठाने पड़ेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर या शासन स्तर पर, समाज स्तर पर? इसके बारे में आपकी सोच बताइए। सर, पहला जो चर्चा हम लोगों ने की थी वो मार्केटिंग की थी। मार्केटिंग से पहले मैं जीवामृत और घन जीवामृत पे ही बात करूँगा। हम लोग सब ये सोच लेते हैं घन जीवामृत, जीवामृत से हमारी प्राकृतिक कृषि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब तक हम उसमें वही सह फसली, दलहनी फसल, एक एक दाली, 2 दाली का कॉम्बिनेशन,
उसके साथ घन जीवामृत, मल्चिंग, उसके बाद ये वो जीवामृत वगैरह आते हैं। जीवामृत का जो विकल्प है वो हमारे लिए, अब तो मैं चारों तरफ यही अपनी चर्चाएं कर रहा हूँ कि भैया बायोगैस बनवा दीजिए, तो जो जीवामृत बनाने के झंझट है वो खत्म हो जाएगा। बाकी पालेकर जी की जो पद्धति है वो उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, वो आप उसको करते रहिए। तो एक तो आसान बनाना है कि हमें घन जीवामृत, वो जीवामृत की जगह हमें सरकार अब सोलर पैनल पे सब्सिडी दे रही है 90%, हमारे किसानों को भी 10 घन मीटर पे सब्सिडी दे दे, तो इससे हमारे किसान थोड़ा सा और जल्दी। दूसरा, मैंने मार्केटिंग की गई थी, समस्या सबसे बड़ी मार्केटिंग की। किसान हमारा आलसी हो गया, एक तो वो रासायनिक जहर डालता है, रासायनिक डालता है, खेत आराम से ताश खेलता है और सीधे मार्केट में बेचाता है। और प्राकृतिक में तो ऐसा होगा नहीं, संभव नहीं। तो अगर मार्केटिंग की व्यवस्था करते हैं सरकार कि भाई हाँ, यहाँ पे आपका टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी फ्रॉड बहुत आ गए। अगर लैब टेस्टिंग के साथ हम उनका 50% मूल्य ज़्यादा दें, जिनमें जहर मुक्त जो है रसायन है, उनकी लैब टेस्टिंग की जाए और उनको 50% मूल्य ज़्यादा मिले, तो ये किसान हमारा करने लगे। क्योंकि लाभ सभी जान रहा है, इस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है, इस तरह से मौसम पर्यावरण का असंतुलन हुआ है, तो कह तो सभी रहे हाँ भाई आना तो पड़ेगा, कहते हैं भैया तुम्हारी खेती पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी खेती में पानी बहुत कम लग रहा है। 50 दिन पे हमने गन्ने में पानी लगाया और गन्ना हमारा सूखा नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन वो जो आलस आ गया है, जो ताश खेलने की और बैठ के गप्पे मारने की जो उनकी आदत पड़ गई, उसको छोड़ने के लिए सरकार को कुछ कदम बढ़ानी पड़ेगी। और खेती है तो जिंदगी है, वरना खेती खत्म तो जिंदगी, चाहे विकास कुछ भी कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है ये छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी हमें। जी सर, मैं उसी से जुड़ी बात बोल रहा था। आप जिस गोबर गैस की बात बोल रहे हैं, मैं वर्धा जिले में रहता हूँ, यहाँ पे गांधी जी का आश्रम था, वहां पे करीबन सर 30 साल के पहले 500 गोबर गैस, और उसमें एक रिव्यू लिया गया कि 500 में से करीबन 90% बंद हो गए थे। अभी एक 5-6 साल के पहले हम एक मीटिंग में बैठे थे, वहां पे भी कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा गोबर गैस जो है बनाए गए हैं वो बंद हो गए हैं। तो उसके कारणों की मीमांसा जब हुई, तो मीमांसा में एक बात उभर कर सामने आई कि आज का जो युवा है वो तो गोबर उठाना ही उसमें आनाकानी करता है, तो गोबर की स्लरी बनाओ, उसका गोबर गैस में डालो, इसमें भी झंझटें आ रही है। तो ऐसी स्थिति में गोबर गैस बनाने से यह प्रॉब्लम छूटेगा, ऐसा जो आपको लगता है? इसका हमारा जो अनुभव, मतलब जो अनुभव है जिनके पास गोबर गैस है उनके अलग है। तो ऐसी स्थिति में जो आम आदमी तक या बड़े पैमाने तक नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग पहुंचनी चाहिए, उसके बारे में क्या कदम उठाने पड़ेंगे? सर एक तो ये हमें जो देखिए वही मानसिकता में बदलाव करना पड़ेगा। अब मानसिकता में ये है कि हम पैकेट बंद खाना खाएं, जबकि रसोई का खाना शुद्ध होता है, अच्छा होता है, ताजा होता है। ऐसे ही ये मानसिकता हमें बतानी पड़ेगी लोगों की कि भाई गोबर आपका नेचुरल है और आपके लिए लाभदायक है, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये हमने धीरे धीरे खत्म किया है। हाँ, आपकी बात सही है, कठिन मार्ग है, कठिन कार्य है, लेकिन आएंगे तो ही। अब जैसे पढ़े लिखे आ रहे हैं, अब जो गांव के कम पढ़े लिखे हैं जो वो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि गोबर उठा रहे हो, जबकि हमारे खेतों पे MBA इंजीनियर आते हैं और तसले में गोबर भरते हैं और खेतों में डालते हैं और उसमें गोबर गैस में डालते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि वो सब दुनिया देख के आए हैं, उन्हें समझ में आ गया है कि हाँ ये गोबर बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन किसानों को समझाना मुश्किल काम है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी यही करता रहता हूँ रोज़, समझ में नहीं आता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही सर, करवाना पड़ेगा, किसी तरह करवाना पड़ेगा, उन्हें लालच दे के करवाना पड़ेगा, इंसेंटिव दे के करवाना पड़ेगा सर, कोई और चारा नहीं है सर। 15 सालों का अनुभव मेरा यही है कि विकल्प गोबर ही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सर आप तो साइंटिस्ट हैं, तो आप भी कुछ सोचिए, मैं तो जो सोच रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। और सर एक और चीज़ है, गोबर गैस जो बनवाए गए थे वो गैस के लिए बनवाए गए थे। हम चाह रहे हैं कि गोबर गैस बने वो स्लरी के लिए बने, खेतों में डालने के लिए पड़े, बायो प्रोडक्ट हमारा गैस हो, मेन प्रोडक्ट हमारी स्लरी हो, तो इसको प्रचारित भी करना पड़ेगा सर। जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया। आपके कथन से मुझे एक थोड़ा सोच आ रही सर कि गोबर गैस का जो उत्पादन बोल रहे हैं आप, उसको अगर हम जो जैसा मिनी कॉटेज इंडस्ट्री बोलते,
उसका दर्जा यदि हम दे देते हैं और उससे उत्पादन स्लरी किसानों में वितरित करते हैं, उससे 2 पैसा जी उसको मिले, ऐसी कुछ जी अगर व्यवस्था होती है, यानी हर किसान जी ने गोबर गैस खड़ा करने के बजाय एक गांव में 2-3 ही यूनिट हो, वो फिजिबल यूनिट हुए, उससे उसको बिल्कुल इनकम भी आ जाए, और वो स्लरी जी जो है वो स्लरी अगर बेची जाए तो निश्चित रूप जी से इसमें से कुछ रास्ता निकल सकेगा। धन्यवाद। हाँ सर, यही यही तरीका ही है, और रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट तो में तो कोई ना आनाकानी ही नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। जी सर। हेलो। जी 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 सर। जी 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 आवा- धन्यवाद दुबे सर। और हमारे सदन में और भी 3 हैंड राइज है, मगर मैं हम समय को देखते हुए, क्योंकि 8 बजे हमारी क्लास खत्म होती है, और मैं अगर थोड़ी सी विनती करना चाहती हूँ आदरणीय हिमांशु भैया जी से कि आप जी अगर कल का समय आप और फिर से दे सकते हैं तो कल हम बिल्कुल फिर से करेंगे कंटिन्यू। बिल्कुल देंगे, कल देंगे, कल दे देंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने सहमति दी है तो जी निश्चित हम कल आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय ओमकार नाथ जी का, और भी आदरणीय पवन कुमार सर के भी कुछ सवाल रह गए हैं, तो कल हम ले लेंगे सबको। तो आज जी, अब शरद भैया भी रह चुके हैं। जी जी जी, शरद भैया आप भी जी रहे हैं। तो मैं अब 8 बज गए हैं कल और कल हमारा कल प्रश्नोत्तरी का ही कार्यक्रम रख लीजिए, कल प्रश्नोत्तरी का ही कार्यक्रम करिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल सुंदर। और कल जी हमारे प्रश्नोत्तरी होगी और सवाल हो जाएंगे, और जी हमारा सबका समाधान होगा कल कि हमारे योगाहार कार्यक्रम में, योगाहार परिवार में। अब मैं आदरणीय दिनेश भैया अगर जुड़े हैं तो मैं आज के क्लास का समापन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और जी 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 दिनेश भैया। जी आदरणीय दीदी जी, बहुत ही सुंदर सत्र रहा। और आदरणीय हिमांशु सर, आपने जो बताया वो एक किसान के रूप में भी बताया, और साथ में कुछ चैलेंजेस जो हमारे सामने हैं, युवाओं के सामने हैं, वो भी आपने उनकी तरफ संकेत किया कि जाना तो रास्ता तो यही है, लेकिन इस रास्ते पर हम किस तरह से जाएं ये बात आपने रखी है। आप तो चल पड़े हैं, लेकिन जो अभी विडंबनाएं हैं जिसको हमने पार पाना है, ये प्रश्न भी आपके पास आए हैं, और आपने समाधान तो दिया, अपनी तरफ से तो समाधान दे दिया। अब यह है कि समाधान है तो वहां तो जाना ही पड़ेगा। और भोजन आहार, जो योगाहार में एक मुख्य स्तंभ है योगाहार का, वो इसीलिए है कि भोजन के बिना तो कुछ नहीं है, इसी के लिए सब कुछ हो रहा है। अगर हम इस रास्ते पर नहीं जाएंगे तो शायद हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन आपने जो कदम उठाया है, और जिस तरह से आपने सब कुछ संजो करके आप आगे बढ़े हैं, और आपने दिखाया भी किस तरह से पेस्टिसाइड का जो जहर का जो प्रकोप रहा है, प्रभाव रहा है, उससे आपने अपने जो रास्ता तय किया है प्राकृतिक खेती की ओर, जैविक खेती की ओर। और आदरणीय सदस्यों के प्रश्न अभी भी बाकी हैं, और आपने बहुत सारे उत्तर अभी भी दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल कुछ नए सदस्य भी जुड़ेंगे, या जो आज जुड़ नहीं पाए उनकी तरफ से भी कुछ प्रश्न आएंगे। साथ ही इस विधा पे, जिस विधा पे आप कार्य कर रहे हैं, उस विधा पे शायद और भी पट खुलेंगी, और भी खिड़कियां खुलेंगी, और भी जैसे प्रोसेसिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो कल पुनः पुनः हम आपके साथ वार्तालाप कर पाएंगे। और ये एक अच्छा उदाहरण रहा आज का। और आदरणीय पवन सर ने पहले आपसे बात की, आप हरिद्वार में आए, तो और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, और हम उस दिशा में, जिस दिशा में इस कार्यक्रम का भी एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और अन्य बातें आपके साथ हम योगाहार में कल सुनेंगे। और योगाहार के समूचे सदस्यों की तरफ से आपको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे। और मैं आज की जो हमारे योग शिक्षक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी सदस्यों के माध्यम से। और यही निवेदन करता हूँ कि हम पुनः मिलें इस आहार की चर्चा पर। आदरणीय हिमांशु सर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, ओम।
सभी को नमस्कार। ओम। जी जी जी, धन्यवाद दिनेश भाई। जी आप ओम। बहुत सुंदर लगा जो कि हिमांशु सर हमारे पूसद में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एजुकेशन कर लिया था, तो अच्छा लगा था। यहाँ पर डॉक्टर अभियंत्रिकी कॉलेज में वो इंजीनियर आवाज कट रही है। जी सर्विस छोड़ के उन्होंने कि जैविक खेती की तरफ चले, तो मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार अभिनंदन करती हूँ और आपको हार्दिक शुभकामना देती हूँ। जी हिमांशु भैया जी। और इसी बात के साथ कल 2 इंजीनियर मिलेंगे, आदरणीय हिमांशु सर और आदरणीय सर वर्मा सर, जो कि खेती और किसानी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल की उत्सुकता, कल की वार्ता और भी जबरदस्त होने वाली है। और जी धन्यवाद जी सर, जी धन्यवाद, जी नमस्कार। जी जी, अपने अपने सवाल कल रखिए। जी धन्यवाद सभी को। ओम सबको राम राम। जी राम 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 राम। ओम जी ओम। ओम प्रणाम। और ले आती है ना, कौन करते हो?